वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से इन प्रश्नों को भी देखोगे और प्रश्नों के उत्तर को भी देखोगे और इन्हें एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी तरह से याद करोगे। पाठ शुरू करते हैं। आतंकवाद के दो उद्देश्य बताए और आतंकवाद की दो प्रमुख घटनाओं पर भी प्रकाश डालिए। आतंकवाद के दो उद्देश्य: गैर परंपरागत सुरक्षा, गैर परंपरागत खतरा है ये आतंकवाद। तो आतंकवाद के दो उद्देश्य बताएं और आतंकवाद की दो प्रमुख घटनाओं पर भी प्रकाश डालिए। आतंकवाद बल और हिंसा का व्यक्ति विशेष और संपत्ति के विरुद्ध अनैतिक प्रयोग है। बल और हिंसा का, दो चीजों का, बल का और हिंसा का, और व्यक्ति विशेष और संपत्ति के विरुद्ध अनैतिक प्रयोग है जो राजनीतिक या सामाजिक भय का कारण बनता है। प्रमुख घटनाओं में विमान अपहरण करते हैं आतंकवादी, ट्रेन में बम फोड़ते हैं, होटलों में फोड़ते हैं, बाजार और भीड़ भरे स्थानों पर बम विस्फोट करते हैं जिससे एक नागरिक भयभीत हो सके और आतंकवादी अपनी मांगों को मनवा सके। आतंकवाद की प्रमुख घटनाएं 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला और 26/11 का मुंबई में ताज होटल पर हमला ऐसी ही घटनाएं हैं। वर्ल्ड ट्रेड टावर अमेरिका में था और ताज होटल मुंबई में था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में कौन से नागरिक शामिल हैं? एक से अधिक देशों के नागरिक। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद होता है तो उसमें एक से अधिक देशों के नागरिक शामिल हैं। आतंकवादी संगठन सामान्यतः क्या चाहते हैं? वे अपने राजनीतिक संदर्भ और दशाओं को बदलना चाहते हैं। वो इन हरकतों के द्वारा अपने राजनीतिक संदर्भ और दशाओं को बदलना चाहते हैं। दुनिया के देश की सरकारें कब से आतंकवाद पर अधिक ध्यान दे रही हैं? सभी दुनिया में, चाहे जहां आतंकवाद है या नहीं है, वो लोग भी अब ध्यान देने लग गए हैं। तो ये कब से ध्यान दे रहे हैं? जब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ है तब से दुनिया की देशों की सरकारें आतंकवाद की हरकतों पर ध्यान देने लगी हैं। कब से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की दखल चर्चाओं में होती है? यूएन 1990 से वाद विवाद में भाग लेता है। 1946 से 1991 दुनिया में गृह युद्धों में 12 गुना वृद्धि हुई। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए और उसमें यह तय किया गया कि 1967 तक जिन लोगों ने जितने एटॉमिक वेपन बना लिए थे वही अब रहेंगे और आगे अब कोई नहीं बनाएगा। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें देशों ने शामिल होकर के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल न बनाने की शपथ ली। 1972 में जैविक हथियारों की रोक पर साइन हुए। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में हुई जहां जैविक हथियारों को बनाने पर आपस में सब लोगों ने सहमति व्यक्त की। 1992 में रासायनिक हथियारों की रोक पर साइन हुए। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है 1992 में हुई जिसमें रासायनिक हथियारों की रोक पर सभी देशों ने साइन किए। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व बने इस्लामिक आतंकवादियों के संगठन अल कायदा ने अमेरिका के विरुद्ध कब स्ट्राइक की? 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला किया, टावरों को ढहा दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए, तमाम जनधन की हानि हुई और उसके बाद अल कायदा को नष्ट करने की अमेरिका ने सौगंध ले ली। विश्वास बहाली के उपाय क्या होते हैं? जब दो राष्ट्र में नियमित रूप से सुरक्षा के मामले में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जब दो राष्ट्रों में
नियमित रूप से सुरक्षा के मामलों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दोनों अपने सेनाओं की स्थिति एक दूसरे को बताते हैं। दोनों अपनी सेनाओं की पोजीशन की स्थिति एक दूसरे को बताते हैं नियमित रूप से, तो इसे विश्वास बहाली का उपाय मानते हैं। अस्त्र नियंत्रण क्या होता है? हथियारों के विकास पर रोक लगाना। हथियारों के विकास पर रोक लगाने को अस्त्र नियंत्रण कहते हैं। गठबंधन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक देश सैन्य आक्रमण के विरुद्ध संगठन बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक देश सैन्य आक्रमण के विरुद्ध संगठन बनाते हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है। निशस्त्रीकरण क्या होता है? एक विशेष प्रकार के हथियारों का निर्माण बंद कर देना। एक विशेष प्रकार के हथियारों का निर्माण बंद कर देना निशस्त्रीकरण कहलाता है। VWC और CWC का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जो 1972 में हुई। केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो 1992 में हुई। परंपरागत सुरक्षा के मामले में शस्त्र नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालें। अस्त्र नियंत्रण हथियारों की प्राप्ति और विकास पर रोक लगाता है, जैसे ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, NPT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन, BWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आदि की बैठक करना। ये जो है परंपरागत सुरक्षा के मामले में अस्त्र नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। एशिया और अफ्रीका के नव स्वाधीन देशों के सामने कौन सी सुरक्षा चुनौतियां थीं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एशिया और अफ्रीका के देश यूरोपियन देशों से आजाद हो रहे थे, स्वाधीन हो रहे थे, तो उन देशों के सामने उस समय कौन सी सुरक्षा चुनौतियां थी? पड़ोसी देशों से सैन्य संघर्ष। पड़ोसी देश उस समय पर उनकी जमीन को, उनके क्षेत्र को कब्जा सकते थे। आंतरिक संघर्ष, आंतरिक भी बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग देश की मांग करते हैं, तो उनका भी संघर्ष होता है। और सीमाओं की सुरक्षा, पड़ोसी देश जो है सीमाओं को ज्यादा से ज्यादा कब्जाने की सोचते हैं, तो जो नव स्वाधीन देश होते हैं उनके सामने ये तीनों समस्याएं होती हैं। पड़ोसी देशों से सैन्य संघर्ष होता है, आंतरिक संघर्ष भी होता है और सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। सुरक्षा पर चर्चा करते समय कौन सा मामला सबसे अधिक रुचि का विषय होता है? केवल वे वस्तुएं जो केंद्रीय मूल्यों जैसे संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली होती है, चर्चा का विषय होती हैं। सुरक्षा पर चर्चा करते समय कौन से मामले सबसे अधिक रुचि का विषय होते हैं? सबसे अधिक रुचि का विषय होते हैं केंद्रीय मूल्यों जैसे संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता। युद्ध को रोकने की सुरक्षा नीति को क्या कहते हैं? अपरोध कहते हैं। यदि हम किसी प्रकार से दूसरे देश को समझाकर, उसकी बात मानकर युद्ध को रोकते हैं तो इसे अपरोध कहा जाता है। गठबंधन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक देशों का गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है, और जब राष्ट्रीय हित बदलते हैं तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। यानी दो या दो से अधिक देशों का गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है, और जब राष्ट्रीय हित बदलते हैं तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से किसी देश की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक खतरा सीमा पार से ही होता है। जो पारंपरिक हमारा दृष्टिकोण है सुरक्षा का, उसमें सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो सीमा पार से ही होता है, ऐसा हम मानते हैं। पारंपरिक सुरक्षा नीति का तीसरा पहलू क्या है? शक्ति संतुलन। इसमें एक देश दूसरे देश के बराबर शक्ति बनाता है, जिससे वो देश उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता।
पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा पहलू क्या है? गठबंधन बनाना। जब दो या दो से अधिक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन बनाते हैं। मानवीय सुरक्षा के सभी पहलू इस बात पर सहमत हैं कि व्यक्ति विशेष की सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य होता है। सबसे जो मानवीय सुरक्षा के पहलू हैं वो इस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो पारंपरिक सुरक्षा के पहलू हैं वो देश की बाह्य सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। निम्न पदों को उनके अर्थों से मिलाइए। विश्वास बहाली के उपाय। राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया, यह नियमित रूप से चलती है। अस्त्र नियंत्रण, हथियारों के निर्माण और उनको हासिल करने पर अंकुश। गठबंधन, सैन्य हमले की स्थिति से निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में तालमेल करना, ये जो है गठबंधन कहलाता है। निशस्त्रीकरण, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल में परहेज। निम्न विषयों को सुरक्षा का परंपरागत सरोकार, अपारंपरिक सरोकार एवं खतरे की स्थिति नहीं के अनुसार दर्शाइए। चिकनगुनिया या डेंगू बुखार का प्रसार, ये अपारंपरिक सरोकार है। पड़ोसी देश से कामगारों की आमद, ये पारंपरिक सरोकार है। पड़ोसी राज्यों से कामगारों की आमद, इसमें कोई खतरे की स्थिति नहीं है। पड़ोसी राज्य हैं तो वो आ जा सकते हैं। वहां के जो कामगार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं अपने देश के अंदर। अपने इलाके को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उदय, ये अपारंपरिक सरोकार है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है देश के अंदर रहते हुए अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार, इसमें कोई खतरे की स्थिति नहीं है। पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर, क्या अंतर होता है? देखिए, पारंपरिक, दूसरे देश की सेना से बाहरी खतरा, यह पारंपरिक सुरक्षा है। बाहरी खतरों के साथ साथ अपनी सरकार से भी खतरा। पड़ोसी देशों के परमाणु हथियार शांति के लिए खतरा है, यह पारंपरिक सुरक्षा है। आम जनता को देश की पुलिस के हमले से खतरा है, यह अपारंपरिक सुरक्षा है। देश के अंदर आतंकवाद से खतरा, यह पारंपरिक सुरक्षा है। और देश के बाहर भी आतंकवाद से खतरा है और पूरे विश्व को खतरा है, यह अपारंपरिक सुरक्षा है। दूसरे देश से शरणार्थियों के आने से जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये पारंपरिक सुरक्षा है। जनसंख्या बढ़ रही है और भविष्य में संसाधन खत्म हो जाएंगे, यह अपारंपरिक सुरक्षा है। बाहरी आक्रमण के समय राष्ट्र तीन तरह से छुटकारा पा सकता है। एक तो आत्मसमर्पण करके, दूसरा आक्रमणकारी देश की बात मानकर, और तीसरा उसे पराजित करके। और अपारंपरिक सुरक्षा में एक देश को दूसरे देश के सैन्य खतरों की चिंता नहीं, बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाले खतरों की भी चिंता रहती है, जैसे आतंकवाद की, गरीबी की, महामारी की और प्राकृतिक आपदाओं की भी। तो ये पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरा है या अपरंपरागत सुरक्षा? अपरंपरागत सुरक्षा है। शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है? जब कोई देश या देशों का समूह खुद को इतना ताकतवर बना ले कि वह अपने दुश्मन देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले, जिससे उसके दुश्मन देश या देशों के समूह उस पर आक्रमण करके उसे पराजित न कर सके।
तो इसे शक्ति संतुलन कहा जाता है। शक्ति संतुलन बनाने के उपाय क्या है? गठजोड़ है। शक्ति संतुलन बनाने के लिए एक साधारण तरीका गठजोड़ एवं प्रति गठजोड़ है। यह प्रणाली बहुत पुरानी है। इसका उद्देश्य होता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना। छोटे और मध्यम राज्य इस प्रणाली द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण। शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक तरीका शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण है। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों ने समय समय पर शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण पर जोर दिया है। ये दोनों ही चीजों पर जोर दिया जाता है। सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताएं जो अभी मौजूद है। इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताएं। सैन्य गठबंधन का उद्देश्य विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकना अथवा उसे अपनी रक्षा करना होता है। इसमें दोनों बातें होती हैं। विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकना भी है और अपनी रक्षा करना भी है। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नाम का एक सैन्य संगठन कायम है। इसके उद्देश्य निम्न हैं। यूरोप के हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना, सैन्य एवं आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करना। इसमें सैन्य एवं आर्थिक विकास दोनों बातें हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ होने वाले संभावित युद्ध के लिए यूरोप एवं अमेरिका के लोगों को मानसिक तौर पर तैयार रखने का काम नाटो करता था। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देकर तर्क की पुष्टि करें। विश्व स्तर पर पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। पर्यावरण खराब होने से निसंदेह मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग से हिमखंड पिघलने लगे हैं, जिसके कारण मालदीव तथा बांग्लादेश जैसे देश तथा भारत के मुंबई जैसे शहरों को पानी में डूबने की आशंका पैदा हो गई है। पर्यावरण खराब होने से वातावरण में कई तरह की बीमारियां फैल गई हैं, जिसके कारण व्यक्तियों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं, उनमें परमाणु हथियारों का सुरक्षा एवं अपरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। कथन की व्याख्या करें। विश्व में जिन देशों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर रखे हैं, उनका यह तर्क है कि उन्होंने शत्रु देश के आक्रमण से बचने तथा शक्ति संतुलन कायम रखने के लिए इनका निर्माण किया है। परंतु वर्तमान समय में इन हथियारों के होते हुए भी एक देश की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए आतंकवाद तथा पर्यावरण के खराब होने से वातावरण में जो बीमारियां फैल रही हैं, उन पर परमाणु हथियार के उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनमें परमाणु हथियार का सुरक्षा अथवा अपरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए? पारंपरिक या अपारंपरिक? अपने तर्क की पुष्टि में आप कौन से उदाहरण देंगे? भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि भारत सैनिक दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। यानी
पारंपरिक सुरक्षा, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, चीन और पाकिस्तान, तथा उन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया है। अतः भारत को पारंपरिक सुरक्षा को वरीयता देना आवश्यक है, परंतु इसके साथ साथ अपारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत में कई समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद है, गरीबी है, महामारियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसके कारण भारत को अपारंपरिक सुरक्षा को भी वरीयता देनी चाहिए। इस प्रकार हमारा ये पाठ 5 के प्रश्नोत्तर के दोनों सेशन पूरे होते हैं। अगले सेशन में हम आपके साथ पाठ 6 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।